इमरान खान को आप अपोजिशन अगर चैलेंज देना चाहती है, वो अपने गिरबान के अंदर झांके, देखे कि उन्होंने क्या किया है, देखे कि उन्होंने अपनी सियासत को क्या करना है। सिंध के अंदर अशरे से भी ज़्यादा हुकूमत जो है वो पीपल्स पार्टी की है, और सिंध की हालत उठा के देख लें। जो पंजाब है और वफाक है, 30 साल नून लीग ने हुकूमत की। मुझे आप बताइए, आज कभी मरियम नवाज़ या बिलावल ने बात की हो और ये कहा हो कि हम क्या मुख्तलिफ करेंगे उससे जो हमारे अबू करते रहे हैं, इसलिए आप हमें वोट दें? लोग आपको क्यों वोट दें? आप हमें बताइए। सिर्फ ये कहना कि इमरान खान बड़ा बुरा है, पीटीआई बड़ी बुरी है, ये तो काफ़ी नहीं है ना। आप अपना एजेंडा तो दें। आपने कभी सुना मरियम नवाज़ या बिलावल के मुंह से कि आखिर इनकी पॉलिसी क्या है, आखिर ये चाहते क्या है? चाहे वो फॉरेन पॉलिसी के ऊपर आपने कभी सुना हो इनका, ये क्या चाहते हैं, ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात कैसे हों, सऊदी अरेबिया से हमारे ताल्लुकात क्या होंगे, हमारी अफ़गानिस्तान की इस वक्त जो पॉलिसी है उसमें आपने कभी सुना हो कि इन दोनों पार्टीज़ का कोई नज़रिया हो कि हम क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? बजट के ऊपर आप ये कह रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए, तो फिर ऑल्टरनेट क्या होना चाहिए? क्या करें? आईएमएफ के प्रोग्राम में हमें रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए? आखिर आपकी पॉलिसी है क्या? आप ऑल्टरनेटिव लेके आएँ। तो बहरहाल ये सारी जो पार्टियां हैं इस वक्त एक दम तोड़ती हुई सियासी तख्त नशीनी की लड़ाई का हिस्सा है, और ये वो जो बच्चे हैं इनके, ये वही मुगलों के नाखल्फ बच्चे थे जिन्होंने सल्तनत तबाह कर दी, या फिर जो हमारी सल्तनत जो खिलाफत की थी उनके जो माहौल था जिसके अंदर ये सारे लाडले शहजादे, ये बेचारे पाकिस्तान की सियासत नहीं कर सकेंगे, ना ही कर सकते हैं। और आप देखेंगे कि ये तमाम बिखर रहे हैं। और इस वक्त पाकिस्तान का अगर कोई लीडर है वो इमरान खान है, जो एक क्लियर पॉलिसी, आपने देखा कभी इससे पहले किसी लीडर ने इस तरह की क्लियर पॉलिसी नहीं दी है अफ़गानिस्तान के ऊपर कि जनाब देखिए हमारी हद ये है, इससे आगे हम जाने को तैयार नहीं, हम पैसे देने को तैयार नहीं हैं, हम आपको ड्रोन्स के ऊपर हमले करने देने को तैयार नहीं हैं। इसी तरीके से हमारी उम्मत मुसलमा के अंदर जो पोजीशन है, आज पाकिस्तान के पासपोर्ट की जो इज़्ज़त और कदर है वो कभी इससे पहले तारीख़ में नहीं रही। हमने मीशत को, आप देखिए एक ऐसी मीशत को जो गिरी हुई थी उसको उठा के 4% के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह हमने ग्रो किया, और इस साल हमें पूरी उम्मीद है कि हम 6% के ऊपर इंशाल्लाह इसको लेके जाएंगे। और इससे जो हमारे शौकत तरीन साहब और बाकी दोस्त हैं वो तो इंशाल्लाह इससे भी बड़ी जो है वो बातें करते हैं। आगे जिस तरीके से हम चल रहे हैं हमारी मीशत को और हम तेज़ी से ऊपर लेके जाएंगे। तो इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार तो कराची का शहर पीटीआई का शहर है, अगली दफ़ा पूरा सिंध इंशाल्लाह पीटीआई का सिंध होगा और वफाक के साथ खड़ा होगा सिंध, और इंशाल्लाह एक ऐसी हुकूमत हम सिंध में आपको देंगे जिससे आपको एक स्टार्क डिफरेंस लगेगा कि कैसे एक बुरी हुकूमत से अच्छी हुकूमत का सफ़र होता है। बहुत शुक्रिया। वफाक के वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। कहा, अपोजिशन अगर हुकूमत को चैलेंज करना चाहती है तो पहले अपना गिरबान देखे। ठीक है, 140 है। देखिए, पहली बात तो यह है कि आर्टिकल 140A, मुराद अली शाह साहब को मैं कहूँगा कि ज़रा पढ़ लें। आर्टिकल 140A क्या कहता है? आर्टिकल 140A कहता है कि द प्रोविंशियल गवर्नमेंट शेल डिवॉल्व पॉलिटिकल, फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी टू द डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स। अब इसमें क्या गलत है? आप बताइए मुझे कि 750 अरब रुपया आपको मिल रहा है, क्या कराची का हक़ नहीं है कि उनको उसके हिस्से और जुस्से के मुताबिक जो है वो फंड्स मिले? क्या घोटकी का, लड़काना का हक़ नहीं है? आप घोटकी के नाम के ऊपर सारे पैसे ये वहाँ पे लेते हैं तेल और गैस की मद में। मुझे बताएं, आज घोटकी का जितना पैसा घोटकी के नाम पे लिया है मुराद अली शाह एंड कंपनी ने, घोटकी को तो पेरिस होना चाहिए था। तो मुझे बताइए वहाँ की क्या हालत है? 90 अरब रुपया लड़काना के ऊपर लगा है। मुझे आप बताएं लड़काना की इस वक्त क्या सिचुएशन है?
सो ये कहना कि पैसे सारे मेरे पास आएंगे और मुझसे कोई नहीं पूछेगा, जाहिर है कि ये सिलसिला नहीं चलेगा। और फिर जब आप पे केसेस बनते हैं फिर आप चीखें मारते हैं। सो मेरा ये ख्याल है कि ये मैंने तो पहले भी मुराद अली शाह से तो हमारा मुतालबा ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो ऐसा कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है जितने पैसों के ढेरों पे वो बैठे हुए हैं वो क्यों करेंगे। हमारा मुतालबा तो सुप्रीम कोर्ट से है कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 140 से नाफिज करवाए पाकिस्तान के अंदर और सिंध के अंदर। और दूसरी मैं एक बात भी मैं वजाहत कर दूँ, 100% यही कानून पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में नाफिज होना चाहिए और हो रहा है। फ़र्क क्या है सिंध में और पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में? पंजाब ने पूरा नया लॉ, शहबाज शरीफ साहब ने आके ये लॉ ख़त्म किया, वहाँ प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन अवार्ड नहीं हो रहा था। पंजाब ने ये पूरा लॉ बना के करके वो इस साल उसको कह रहे हैं कि हम सितंबर में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा ने पहले इम्प्लीमेंट कर लिया प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन अवार्ड। सो फ़र्क ये है कि वहाँ की हुकूमतें कह रही हैं हम करेंगे, सिंध हुकूमत कह रही है हम करेंगे ही नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैं सुप्रीम कोर्ट को कहता हूँ कि इसका नोटिस। हेलो माइक जी, नसरुल्लाह भाई। 6 जून के बाद सियासी एक तकलीफ शुरू हो गई। कितने ही कौम पर सियासी रहनुमा और कारकुनान वो राज में गिरफ्तार हो चुके हैं। आप कहते हैं कि पीटीआई कराची की जमायत है, मगर कराची के जो इंडिजिनियस पीपल थे वो इस वक्त बैरून के हाथ में है। और आप कहते हैं कि पीटीआई सिंध में भी जाएगी, मगर सिंध पुलिस के साथ सियासी कारकुनान के घरों पर स्पेशल एजेंसी जोर शोर से पुलिस की मदद कर रही है। अभी आप ये बताएं कि पीपल्स पार्टी की तरह क्या पीटीआई की एरिया टाउन के साथ खड़ी है या सिंध या पाकिस्तान के साथ खड़ी है? देखिए, बड़ी सिंपल बात है। हमारा जो मामला है वो कानून की हुक्मरानी का है। सो कानून की हुक्मरानी जिस तरह भी नाफज होनी है उसके मुताबिक हम चलेंगे, चाहे वो वफाकी इदारे हों या सिंध हुकूमत हो। हम कह रहे हैं आप उन्हें कानून के मुताबिक चलें, हम वो कानून के मुताबिक चल रहे हैं, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। सिंध हुकूमत की जो ज़ाहिर पुलिस जो है वो सिंध हुकूमत के अंडर है। अगर कोई पर्टिकुलर केसेस हैं जिसमें आप बता सकें कि यहाँ पे वफाकी इदारे जो हैं उन्होंने उनके साथ मिलकर कार्रवाई की और गलत कार्रवाई की, वो बता दीजिए, उसके ऊपर इंशाल्लाह कार्रवाई करेंगे। ये क्या जी सवाल आपसे हाँ जी सवाल आपसे ये है कि कराची में 14 एमएलए जी और 30 एमपी जो है वो पीटीआई को चाहिए। कराची की हालत आपके सामने है कि इस वक्त कराची जो है वो तबाह हाल हुआ हुआ है। आप कह रहे हैं कि सिंध में भी आइंदा एक ही हुकूमत होगी, कराची में भी होगी। ऐसे मुद्दे में कराची अब तक कराची की आवाम जो है वो पीटीआई की तरफ देख रही है, लेकिन कहीं कोई ऐसी चीज़ नजर नहीं आ रही कि आप जिस तरह से कह रहे हैं कि आइंदा हुकूमत होगी, हमें तो कुछ चीज़ नजर नहीं आ रही। तो किस तरह से आप ये दावा कर रहे हैं? ठीक, पहली बात तो यह है कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि कराची ने पीटीआई को 14 एमएनएस दिए हैं, लेकिन पीटीआई की हुकूमत ने सिंध को 1800 अरब रुपया दिया इन्हीं 2 सालों में। उसके बावजूद अगर कराची की हालत नहीं बदल रही है, उसके बावजूद अगर यहाँ पर सड़कें ठीक नहीं है, कचरा नहीं उठाया जा रहा, तो यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप या तो हम इस पैसे को कहें कि नहीं हमने डायरेक्टली लगाएंगे, या फिर आप कहेंगे 18वीं तरमीम के मुताबिक जो है वो NFC अवार्ड और उनके मुताबिक आप दें। सिंध का जो तरक्याती बजट है जो अराउंड 250-300 अरब रुपये का होता है, मुझे आप बताएं कराची को उसमें हिस्सा क्यों नहीं मिल रहा? इसीलिए तो मैं प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन अवार्ड की जो आपको पूरा बता रहा हूँ कि जो होना चाहिए, जिसके नतीजे में डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स एम्पावर होंगी, वही तो मैंने आपको पूरा फ़लसफ़ा जो है वो बताया है। और यही इंशाल्लाह इसी फ़लसफ़े के ऊपर जहाँ पे हम लोगों को एम्पावर कर सकें, 1, 2, 4, 6 लोग ऊपर बैठ के हुकूमत ना करें, आम लोगों को एम्पावर कर सकें, उस निज़ाम की तरफ पीटीआई लेके जाना चाहती है। आपकी हुकूमत कहेंगे हमारी जो ग्रोथ है 4.9% और अगला जो आता है 4% की मतलब, तो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है वो कहते हैं कि 2% है और 2023 तक जो है 2% ये रहेगी पाकिस्तान की तरक्की की है। वो इस के लिए बता रहे हैं आपके
देखिए इस पर बड़ी डिबेट हो चुकी है, बड़ी तफसीली डिबेट हुई है। हमने आपको पूरा जो है वो बताया है कि ये जो आदाद शुमार है, सबसे पहले तो आप समझिए कि ये जो ग्रोथ रेट है ये निकलता कैसे है। आप ज़रा समझने के लिए, नेशनल एक NEC कमेटी है, वो करती है कि उसके अंदर 26 इदारे शामिल हैं। 26 इदारे अपनी अपनी कैलकुलेशंस जो हैं वो देते हैं, और उसके बाद ये 26 इदारे मिल के आपकी ग्रोथ रेट का फैसला करते हैं कि आपका कितना ग्रोथ रेट है, क्या हुआ है। अब पाकिस्तान के अंदर 2-3 बड़ी बड़ी चीज़ें देख लें कि क्या हुआ। सबसे पहली चीज़ ये कि हमारे जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, जिनके वोट के हक़ के लिए हम लड़ रहे हैं और जिसको हम एक इज़्ज़त और इकराम और हम कहते हैं उनको फैसिलिटी दें, उन्होंने 1000 अरब रुपया पाकिस्तान भेजा। कभी पाकिस्तान की तारीख में ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने इतना पैसा पाकिस्तान में नहीं भेजा। और एक और चीज़ भी नोट रखिएगा, इन 1000 अरब रुपया जो उन्होंने पाकिस्तान भेजा, उसमें से 90% से भी ज़्यादा जो पैसा पाकिस्तान आया वो $500 से कम की रकम थी। यानी हमारी जो लेबर है, हमारे जो आम बंदा वर्कर है, उसने पाकिस्तान में पैसे भेजे। ये इमरान खान की क़यादत के ऊपर, उनकी शख्सियत के ऊपर एतमाद था, तो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने ये पैसा भेजा। नवाज शरीफ और जरदारी अगर पाकिस्तान में हुकूमत कर रहे हो, ओवरसीज़ पाकिस्तानी कहते हैं उधर ये और बर्गर की दुकान खोल लो, पाकिस्तान पैसे ना भेजो, क्योंकि पता है ना किधर जाएंगे। लेकिन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने 1000 अरब रुपया पाकिस्तान भेजा। उसके बाद दूसरा जो बड़ा फैक्टर, हमारी गंदम के पास तारीख, गंदम की जो हमारी फसल है, तारीख की सबसे बड़ी फसल हुई। हमारी मकई की फसल तारीख से सबसे बड़ी फसल हुई, चावल की फसल तारीख की सबसे बड़ी फसल हुई, और गन्ना जो है वो तारीख की दूसरी सबसे बड़ी फसल हुई। उसके अलावा भी हमारे यहाँ जो प्याज है, मूंग की दाल है, इनकी फसलें भी तारीखी फसलें हुई। अब ये एग्रीकल्चर इनपुट को एक दिन में नहीं आ गया, ये महीनों से आपके सामने आ रहा था। ये ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का स्टेट बैंक हर महीने डाटा जारी करता है, तो ये एक दिन में नहीं आ गया। और इतने बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं इनको सामने, और फिर ये जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो कि इसहाक डार साहब की माशाल्लाह पॉलिसीज़ के नतीजे में ख़त्म हो गई थी, उसको हमने रिवाइव किया, और आज लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में तारीख 7 सदा पे है। तो ये तमाम फैक्टर्स मिल के पाकिस्तान में ग्रोथ का जो इंडेक्स है वो तय करते हैं, और इसलिए हम जो है वो 4% के ऊपर क्लेम करते हैं। में 10,000 लोगों के खिलाफ जो है वो सियासी कारकुनान जो है उनके खिलाफ केस दाखिल किए गए हैं। बिलावल को कहा जाता है कि कुछ बेगुनाह लोग जो है वो जेल गए हैं, इस मामले पर हमने नोटिस किया है। क्या इस बात या इस मामले का लाहौर में भी एहतजाज हो रहा है, आज इस्लामाबाद में भी एहतजाज हो रहा है, तो वफाकी हुकूमत को इस मामले ये जो है वो टेकअप किया है, और वज़ीर आज़म को इस मामले का पता है कि 10,000 लोग जो है उनके खिलाफ दहशतगर्दी जो है वो केस दाखिल किए गए हैं। यहाँ सिंध में एहतजाज जो है वो बहरिया के खिलाफ जो है वो एक जमहूरी हक है, तो एक प्रिंटिंग प्रेस पर भी जो है वो छापा मारा गया है एजेंसी की तरफ से, और उनको भी उठाया गया है। तो आप इस पर थोड़ा मिलकर खुल के बात करें कि वफाकी हुकूमत जो है क्या किरदार अदा करे। नहीं, मुझे बताइए आप वफाकी हुकूमत से हम क्या तवक्को करते हैं, वो क्या किरदार अदा करें। लॉ एंड ऑर्डर जो है वो प्योरली प्रोविंशियल मैटर है, और मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया, मैंने उनको भी ये कहा कि आप मुझे कोई अगर डिटेल बता दें कि फ़लाने केस में वफाकी एजेंसी ने आके कोई इंटरफेरेंस की है, तो वो फिर मैं पता करके तो उनसे बात कर लेते हैं कि ऐसे नहीं करना चाहिए। लेकिन एक जनरल बातों के ऊपर मैं क्या कमेंट करता हूँ। बिल्कुल आपने सही बात कही है। देखिए ना, मसले ये आ रहा है, जो MPA बैठा हुआ है, मिनिस्टर बैठा हुआ है, उसकी ज़मीनों का तो पानी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। आम हारी की ज़मीनों को क्यों प्रॉब्लम हो रहा है? इसलिए कि इन्होंने एक बाकायदा पॉलिसी के तहत सिंध के जो वडेरे हैं वो पानी चोरी कर रहे हैं, और हारी का पानी चोरी कर रहे हैं, और पंजाब को इल्ज़ाम दे रहे हैं। ये एक ट्राइका है जो इस वक्त चल रहा है, और सिंध के अवाम को इसके ख़िलाफ़ खड़ा होना चाहिए। असल जो दुश्मन है ये वडेरा शाही है जो सिंध के ऊपर हुकूमत कर रही है। बहुत शुक्रिया जनाब। स्पेस देंगे ना, ये देश देंगे ना, डोज की अप्रूवल देंगे। वज़ीर आज़म साहब ने एक बैन अवी की दावे को इंटरव्यू में शायद
हमारा फॉरेन ऑफिस कहाँ है और हमारी क्या पॉलिसी है। फॉरेन ऑफिस बात को क्यों क्लियर नहीं करते हैं, क्योंकि वज़ीर आज़म जिस चीज़ का नोटिस लेते हैं उसको अप्रोप्रिएट होता है, चाहे वो चीन का बहरान हो, चाहे वो अद्वियात का बहरान हो। ऐसा ना हो कि वो कहते हैं। देखिए, जहाँ तक बात है फ़ॉरेन ऑफिस की, मेरा ये ख्याल है कि आपने फिर शाह महमूद कुरैशी साहब की सेनेट में तकरीर नहीं सुनी, उसके बाद फ़ॉरेन ऑफिस के तर्जुमान की आपने बात नहीं सुनी। उन्होंने एग्जैक्टली यही बात की है जो वज़ीर आज़म साहब ने बात की है, और जो फ़ॉरेन ऑफिस का भी जो नुक्ता नज़र है वो एग्जैक्टली वही है जो वज़ीर आज़म साहब ने बात की। बहुत शुक्रिया। बॉडी के आगे वसीम कुरैशी